नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। एग्जिट पोल के अनुसार पीएम मोदी एक बार फिर से वापसी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जब से एग्जिट पोल जारी हुआ है विपक्षी दल बड़ा तिलमिलाए से नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। जी हां, चाहे बात करें चंद्रबाबू नायडू की, मायावती और अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद आज केजरीवाल और ममता बनर्जी से भी चंद्रबाबू नायडू ने मुलाकात की। इन मुलाकातों में आखिर क्या छिपा है, आखिर क्या सोच रहा है विपक्ष, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। मोदी के खौफ में विपक्ष इस कदर डूब चुका है कि जहां देखो बस मोदी ही उन्हें एक मुद्दे के तौर पर नजर आ रहा है। चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव खत्म होने तक बस मोदी का ही नाम विपक्ष के दिमाग में चल रहा था। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद विपक्ष के खेमे में मानो जैसे खलबली ही मच गई हो। हालांकि हताशा विपक्ष के खेमे में तभी देखने को मिल गई जब विपक्ष ने चुनाव परिणाम से पहले ही रणनीति बनानी शुरू कर दी, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, शरद पवार, सुधाकर रेड्डी, डी राजा, मायावती, अखिलेश यादव, शरद यादव, केजरीवाल, यहाँ तक कि सीताराम येचुरी से भी मुलाकात किया था और चुनाव परिणाम को लेकर रणनीति बनाने की बात कही थी। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने विपक्षियों की नींद चैन सब उड़ा दिए। विपक्षी एग्जिट पोल के नतीजों को खारिज कर रहे हैं और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर भी शोर मचा रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव में अपने सहयोगी बीएसपी प्रमुख मायावती से मिलने पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलकर परिणाम के बाद की स्थिति पर बात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एनसीपी चीफ पवार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के संपर्क में, साथ ही पवार वाईएसआर नेता जगन रेड्डी के भी संपर्क में है। हालांकि 23 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि महागठबंधन की रणनीति कितनी काम आती है। सुदर्शन न्यूज के लिए कुलदीप शर्मा के साथ वंदना सिंह की रिपोर्ट। जिस तरीके से एग्जिट पोल आया है उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो उल्लास नजर आ रहा है, लेकिन वहीं विपक्ष थोड़ा सा निराश नजर आ रहा है, नाराज नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में भरोसा ना होने की बात कह रहा है। लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। और एक और बात है कि ये अंतिम फेज था 7th, इसमें बहुत सीटें हैं। उन सीटों में मैसेज देने के लिए ये गुफा में घुस गया है और पीला कपड़ा पहन करके पूरी तरह जाग रहा है, आंख बंद किए हुए है। और ये गुफाओं से ये पाखंड हैं। इनसे क्या हुआ इस देश का? एक आविष्कार किया है इनने, ये आविष्कार का ही फायदा लेकर के कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। देश को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। देश को फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने जा रहे हैं। देश के उम्मीदों पर वो खड़े उतरे और देश मोदी जी की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। इस चुनाव के अंदर लोगों ने वोट दिया है, देश के हित में लोगों ने वोट दिया है मोदी जी के काम को, मोदी जी के नाम को। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 300 से ज़्यादा और सहयोगी के साथ 2/3 बहुमत प्राप्त करेगी। जो एग्जिट पोल आए हैं इनसे भी बढ़कर सीटें हमें मिलने जा रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी जी को वोट कर रहा था। हम लोगों ने जहां भी पूछा वोटर से कि आप किसको वोट देने जा रहे हैं, वो उम्मीदवार का नाम नहीं जानते थे, राज्य का नाम नहीं जानते थे। वो सीधे कहते थे हम मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस देश ने मोदी जी के नाम पर वोट किया है और मोदी जी इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे। एनडीए तो अच्छा करने वाली थी, उसके लिए एग्जिट पोल या आंकड़े की जरूरत नहीं है। नंबर 1, जिस तरह से देश का माहौल बना था या अभी भी है, उससे तो साफ था, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे एनडीए का, मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए का परचम फहरेगा। और मुझे लगता है जो आंकड़े आपको आज एग्जिट पोल से माध्यम से आए उससे भी ज़्यादा आंकड़े आकर 23 तारीख को आप देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी। देखिए, पिछले कई एग्जिट पोल का अगर मैं जिक्र करूं, 99 का, 2004 का, 2009 का, 2014 का, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं पाए गए, नतीजे अलग निकले। तो आप कुछ भी कहें, जिस देश के अंदर
लगभग 60 करोड़ मतदाता ने वोट डाला हो, उसमें 22-24 हज़ार का सैंपल लेना और उस पे ये निश्चय करना कि कौन जीत रहा है और कितनी सीट आ रही है, मैं इसको सही माने में, अगर आप साइंटिफिक तरीका भी देखें, उसको सही नहीं मानता हूँ। कल देश में 7वें चरण का चुनाव हुआ है और वो सीटें जहाँ 7 बजे तक वोट पड़ रहा था, चंडीगढ़ में, हिमाचल में, पंजाब में, वहाँ की सीटों का आपने पहले ही बता दिया। मैं कुछ सीटों के बारे में हमको विश्वास है कि हम जीत रहे हैं, वो हारी हुई दिखाई जा रही हैं। तो मैं 23 तारीख तक हम लोगों को भी यही कहेंगे, इंतज़ार करिए। अभी देखिए, अलग अलग जो एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, इतनी पूंजी खर्च की है, तो उनके इस निष्कर्ष को मैं उसका अनादर नहीं करना चाहता, प्रणाम करता हूं। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारे सामने बिहार का पिछला एग्जिट पोल 2015 का उपलब्ध है। कई दफ़ा एग्जिट पोल के नतीजे में जो दिखता है ना, उसके ठीक उलट जो पार्टी जीतती दिखाई देती है ना, उसका एग्जिट प्लान तैयार हो जाता है। बहरहाल ये पूरा पूंजी का खेल है, और पूंजी के खेल में जाहिर है जो पूंजी के नियंत्रण में है, हवा उसके पक्ष में बहती दिखाई दी जाएगी। तो आपने सुना विपक्ष की और पक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं थी। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, आपका परिचय उनसे कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शिवम त्यागी जी मौजूद है, आपका बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो शिवम जी, जिस तरीके से आपके चेहरे की मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को लेकर मुझको समझ में आ रही, पहली प्रतिक्रिया उसी पर चाहूंगा। इस देश के 130 करोड़ लोगों ने जिस तरह से वोट किया, जिस तरह से इस चुनाव में भागीदारी निभाई और जैसे रिजल्ट्स अभी देखने को आ रहे हैं एग्जिट पोल में, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, देश मोदी में था 2014 में भी और 2019 में भी देश मोदी में है। उस पर लोग सवाल या निशान लगा सकते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग कहेंगे टीवी बंद कर लीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया बंद कर लीजिए। बहरहाल वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं सोशल मीडिया और टीवी के, लेकिन ठीक है, चलो 23 तक और देख लेते हैं। लेकिन फिर भी इतना उनको भी पता है और सबको पता है कि सरकार फिर से रिपीट हो रही है। आपको भी और सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन। जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब वो सत्ता में एक बार फिर से वापसी करते दिख रहे हैं। शिवम जी, एक सवाल आपसे ये और है, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, और क्या एक संदेश ये देना चाह रहे हैं, क्या उनके पीछे की, आखिर आप भी तो कुछ ना कुछ तैयारी की, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हम जब इस चुनाव में गए थे तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से गए थे। मोदी जी हमारे नेता थे और उन्हीं के पीछे एनडीए ने पूरा चुनाव लड़ा है, उसी के पीछे पूरा गेम प्लान तैयार हुआ है। हमने फेज बाय फेज, पोल बाय पोल जाकर मेहनत करी है, बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक हर नेता ने दिन रात कर, हमारा सिर्फ एक ही प्लान था और नीचे जनता का रुझान बिल्कुल साफ था, जो कि हम ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि एग्जिट पोलों में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, कहीं ना कहीं ये जनता को उम्मीद, अपनी राजनीतिक पार्टियां उम्मीद पालती हैं। चुनाव के दौरान रैलियों में हुई भीड़ परंपरागत वोट प्रणाली है हमारे यहाँ। हम इसलिए परंपरागत कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जातियों का एक अंगणित होता है, धर्मों का एक अंगणित होता है, और उसी बेस पे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आज भी हम इतने आगे निकल गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ राजनीति या चुनाव हमेशा उसी पर होते हैं। तो आज भी जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका एक सीधा सा उदाहरण है कि आप अगर देखें कि बसपा और सपा का गठबंधन होता है, बसपा और सपा गठबंधन होता सिर्फ इसलिए वो दोनों 36 थे एक दूसरे से, लेकिन इस गठजोड़ में सबसे बड़ा कारण था वो अंक गणित। चूंकि जाति आधारित हमेशा चुनाव हुआ करता है, तो जो वो अंक गणित थी, उस अंक गणित के हिसाब से निश्चित रूप से विपक्ष की जीत दिखती है। और आज एग्जिट पोल एक नहीं, सभी जिस ढंग से उसके उलट रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो निश्चित है उनके गले नहीं उतरेगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि चूंकि मैं कई बार पिछले 15 दिनों से ही कह रहा हूं कि एक नई जाति जो मोदी जी ने पैदा कर दी है, जिसे बेनिफिशियरी कास्ट कहा जाएगा, जो उनके द्वारा लाई गई योजनाएं खासकर गरीब तबकों के लिए, तो गरीब तबकों में ज्यादातर बीसी, एससी, एसटी ही आते हैं, जो अति गरीब हैं। उनके द्वारा जैसे उज्ज्वला योजना हो या बिजली योजना हो या घर की योजना हो या ये मैं अभी भी बता रहा हूं, और एग्जिट पोल पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह मैं भी लगा रहा हूं। लेकिन इसमें यह कह देना कि गलत होगा तो शायद ये ठीक ना हो। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एक संशय की स्थिति है कि अब यह देखना है कि वो जो लाभ प्राप्ति हैं, जो जिनको हम बेनिफिशियरी कास्ट कह रहे हैं, उन्होंने अपनी कास्ट या अपनी रिलीजियस को अभी बनाए रखा वोट के प्रणाली के दौरान। फिर से जुड़ेंगे एक बार, हमारे साथ अभी जुड़े हैं अनुज आत्रे जी हैं, कांग्रेस के हैं। आपका बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
अनुज जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल कि जो नतीजे दिख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं सारे चैनल्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके गले नहीं उतर पा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की अभी प्रतिक्रियाएं हमने सुनाई आपके जुड़ने से पहले, लगातार वो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनमें भरोसा करते दिख नहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये है कि जो नतीजे इस बार के जो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं, नतीजे तो नहीं कहा जाएगा, एग्जिट पोल एक आकलन होता है। जो एग्जिट पोल जो कल आए हैं, निश्चित तौर पे वो गले इसलिए हमारे नहीं, पूरे देशवासियों के गले नहीं उतर रहे। इसलिए नहीं उतर रहे कि इन 5 सालों में देश में जो अच्छे दिन का एक गुब्बारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और मोदी जी की तरफ से फुलाया गया था, उसकी तो हवा बुरी तरह निकल गई। अच्छा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ बुरा बुरा हुआ। युवाओं के साथ तो धोखा हुआ, रोजगार के नाम पे 45 साल की सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी का जो वक्त है ना, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज आरोप और प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। मैं बस शॉर्ट में मैं अपनी बात करता हूं कि आखिर कोई कारण तो होना चाहिए कि आखिर क्या ऐसा कारण हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 300 की फिगर बता रहे थे, और कल तमाम जो है चैनल्स के एग्जिट पोल भी बिल्कुल वही फिगर दे रहे हैं। उनका आपस में क्या कनेक्शन हुआ, क्या लिंक हुआ, एक तो वो सोचने का विषय है। लेकिन कि कारण क्या है कि जब कुछ इन्होंने अच्छा काम किया नहीं, विकास कुछ किया नहीं, नौकरियां कुछ दी नहीं, किसानों का कुछ भला नहीं हुआ, जवानों का कुछ दूसरा सवाल ये उठ जाता, या तो आप मीडिया पर विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं, पहला सवाल, और दूसरा ये, अगर जनता को पसंद ना आता तो वो वोट क्यों करते हैं? देखिए, मीडिया की विश्वसनीयता पे तो कभी प्रश्न नहीं उठाते हैं हम। ये अलग बात है कि इन 5 सालों में हमने देखा है कि तमाम इस सरकार ने कैसे दबाव में सब लोगों को रखा है और कैसे सबकी आवाज दबा के रखी है, वो भी हमने देखा। दूसरी बात, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूं। एग्जिट पोल की अभी हम बात करें तो एग्जिट पोल 1999 से लेकर के और 2019 तक के अब चुनाव में अगर हम बात करें तो तमाम एग्जिट पोल अगर मैं आपको गिना दूं कि सबके एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर जो हमने देखा उल्टा है। 99 में क्या किसी ने कल्पना करी थी, क्या किसी एग्जिट पोल ने दिखाया था कि अटल जी की सरकार बनने जा रही है? उसके बाद 2004 में जब अटल जी का फील गुड की अगर बात करें, देखिए मैं एग्जिट पोल की बात, मैं एग्जिट पोल के और नतीजों की बात सुनिए। 2014 में हमने जो दिखाया एग्जैक्ट एक सीट ना उधर ना एक सीट इधर, एग्जैक्ट वही नतीजे। देखिए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट में बहुत फर्क होता है। 2004 में भी जब हमारी यूपीए की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब भी किसी ने नहीं बताया था। तब तो यही हो रहा था, अटल जी की सरकार रिपीट हो रही है, फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग चल रहा है। तब भी किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद 2009 में सारे एग्जिट पोल ने दिखाया कि कांग्रेस की सरकार हारने जा रही है, लेकिन हम फिर रिपीट हुए। और 2014 लास्ट में रिपीट करूंगा, मैं बोलना चाहूंगा कि 2014 में किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस पहुंच रही है। नहीं सर, लेकिन हम दिखा रहे थे, लगातार हम देखिए, आपने दिखाया होगा अधिकतर 90% एग्जिट पोल जो आप उठा करके देखे सबके, किसी सी वोटर हो, चाणक्य हो, किसी ने नहीं दिखाया। वो आप भी आकलन नहीं कर रहे हो, वही आकलन तो वही मैं कर आप भी नहीं, इसीलिए मैं अब ये कह रहा हूं, ये जो एग्जिट पोल जब कल आया है, ये इसकी विश्वसनीयता पे हमें संदेह है, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल आकलन है। और मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरा एक व्यक्तिगत आकलन ये है कि हंग पार्लियामेंट की तरफ देश बढ़ रहा है। स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट 80 सीटों से दूर हो जाएंगे। अनिल जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक, चूंकि राजनीतिक पार्टियां प्रवक्ता तो अपनी अपनी बातें कहेंगे, लेकिन मैं एग्जिट पोल के बारे में एक चीज क्लियर कर दूं। एग्जिट पोल एक ऐसा वर्ड जो एग्जिट पोल है और इसका जो सिस्टम है, इसमें बड़ी टेक्निकलिटी है। मैं आपको बड़ा शॉर्ट में समझा दूं कि 90 करोड़ लगभग वोटर हैं हमारे यहाँ, और लगभग 50 करोड़ लोगों ने वोट किया है। तो एक तो आप ये अंदाजा लगा लें कि एग्जिट पोल जो होता है वो सैंपल एक वो सिस्टम होता है जो 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, शायद इससे ज्यादा किसी ने सर्वे अपना किया नहीं है। तो एक तो ये कि आप देखें 2 लाख, 2.5 लाख के वोटों से अगर आप 50 करोड़ के वोटों का अनुमान लगाएं, नतीजे परिवर्तित हो सकते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, फिर मैं बता देता हूं। तो एक तो इसका आप डिफरेंस देख लें, तो एक ये मतलब आकलन होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सर्वे होते हैं तो इसका हर जितनी एजेंसी करती है, खासकर मीडिया और न्यूज एजेंसी, तो उनका सबका अपना अपना एक फार्मूला होता है। तो ये जो उनकी सर्वे रिपोर्ट, सैंपल रिपोर्ट होती है, इसके बेस पर, जबकि एग्जिट पोल हमेशा वोट परसेंटेज को बताता है, कभी भी कुछ कहना पहले आप सुने, पहले ये जानकारी ले लें कि वोट परसेंटेज केवल एग्जिट पोल में बताया जाता है, कभी सीटों का नहीं बताया जाता है। इस पर जवाब सुन लेते हैं। शुभम जी, अनुज जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको बहुत पसंद भी करता हूं, और दूसरी तरफ भी मेरे बहुत ही बुजुर्ग मित्र बैठे हुए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है, आपने देखा होगा ना, अपने घर परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा उनमें से होता है कांग्रेस के, वो अगर परीक्षा दे के आता है और परीक्षा में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, कॉपी खराब, टीचर खराब, स्कूल टीचर खराब, मास्टर खराब, दीवार खराब, टेबल खराब, रफ खराब, सब कुछ खराब है,
मानेंगे नहीं जनाब कि हमने मेहनत नहीं की या कोई परेशानी रह गई। एक्सेप्ट कर लो भाई, कोई बात नहीं। और दूसरी चीज, मैं एग्जिट पोल्स पे एक और चीज कहना चाहूंगा, ये रुझान है। आपने कहा 2014 में एग्जैक्ट फिगर किसी ने नहीं दिखाई, मैं भी कहता हूं एग्जैक्ट फिगर शायद ऐसी ना हो, लेकिन ये एक रुझान है। 1 से लेके 110 तक जितने भी एग्जिट पोल्स हैं, सब में ऑन एन एवरेज हम 300 सीटें ला रहे हैं। एक चीज, और आपने कहा कि जनाब हम लाएंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको साहब। 20 करोड़ लोग तो कुंभ में गंगा स्नान करके आ गए, 0 कैजुअलिटी के साथ। जब वो व्यक्ति घर जाकर बैठेगा और याद करेगा कि पहले कुंभ कैसे होते थे और अब ये इतना मास मैनेजमेंट कैसे हुआ है, जाहिर बात है वो सोचेगा ना कि वोट किसको देनी है। और एक जो आपने मेरे विश्लेषक मित्र ने कहा कि वो एक कॉर्पस क्रिएट कर दिया, मैं आज उस पर गवर्नमेंट का डेटा ही निकाल के ले आया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, फसल बीमा योजना में 14 करोड़ 24 लोग अभी तक, 24 लाख लोग अभी तक हैं, ये इंडियन वेबसाइट पर है गवर्नमेंट की। हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड 9.81 करोड़, 1.53 करोड़ पीएम आवास योजना कंप्लीटेड टिल 2017 दिसंबर, ठीक है जी। लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्टेड फाइनेंशियल ईयर 13-14 तक। हाँ, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं, अगर उस डेटा को कॉर्पस कर लें गवर्नमेंट की साइट पे जाकर, तो दैट इज बिकमिंग मोर देन 50 करोड़। देखिए, राजनीतिक ये वो फिगर्स हैं जहां पर हम समझना चाहूंगा जिस तरीके से हम 300 प्लस ला रहे हैं। चलिए शिवम जी से मैं जिस तरीके से 300 के लिए आशान्वित हैं पूरी तरीके से, मैं आपसे समझना चाहूंगा चंद्रबाबू नायडू जो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल से मुलाकात की हो, अखिलेश यादव से, मायावती से, या फिर ममता बनर्जी से, क्या समीकरण बना रहे हैं? नहीं, समीकरण देखिए, चुनाव के पहले, एग्जिट पोल के पहले तक विपक्ष पूरी तरह से आश्वस्त था, और था नहीं, अभी भी है। उसका कारण बता दूं, क्योंकि विपक्ष के जो, एक तो देखिए इस बार मैं फिर कहूंगा, विपक्ष एका नहीं है कहीं पर। विपक्ष छोटे छोटे टुकड़ों में, हर स्टेट में जो छत्रप हैं वहां के, वो सब अपने स्टेट में मजबूत हैं। कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो पूरे देश में कहने को तो है आज की डेट में कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लड़ ही रहे हैं, लेकिन शायद कांग्रेस की वो मजबूत स्थिति नहीं है। तो आपने इनका बात किया अभी नायडू जी का, तो ये चूंकि विपक्ष हर स्टेट को कैलकुलेट करके चल रहा है, और मैं फिर वहीं पे कहूंगा कि जो हमारे चुनाव का एक परंपरागत आधार रहा है, उस आधार को बेस मानते हुए आज भी विपक्ष तैयार खड़ा है। हमारे साथ स्टूडियो में लगातार चर्चा जारी है, हम सीधे चलेंगे अनुज आत्रे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। अनुज जी, जिस तरीके से, चलिए आप एग्जिट पोल में अगर विश्वास नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं, अगर नतीजे इस तरीके से आते हैं, ये आंकड़े आते हैं, तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की कुछ तो भूमिका बन रही होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी जिस प्रकार का जो रुझान आ रहा है, हम कुछ एक चैनल्स का एग्जिट पोल छोड़ दें, अगर वास्तविकता पे भी थोड़ा सा जाएं, जो हमारा अपना आंतरिक जो सर्वे है, हंग पार्लियामेंट की तरफ देश बढ़ रहा है, और हंग पार्लियामेंट में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें, जो ये इतने ज़्यादा जो खुश हो रहे हैं, और अभी से जिन्होंने अपना टेंट वेंट की भी तैयारी कर ली है, अपने अध्यक्ष इन्होंने कार्यालय में टेंट लगने भी अभी से शुरू हो गए, लेकिन ये 200 का आंकड़ा नहीं पार करने जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। इनका अगर जादुई बटन उन्होंने नहीं चला, आत्मविश्वास है, वो जान रहे हैं हम जीत रहे हैं, आपके अंदर नजर नहीं आ रहा कहीं ना कहीं, आपका टेंट नहीं लग रहा। नहीं, टेंट तो हमारे दिलों में लग रहे हैं, देश की जनता के दिलों में लग रहे हैं, और देश की जनता टेंट लगवाएगी, और किसका टेंट उखाड़ेगी 23 तारीख की शाम तक पता चल जाएगा आपके शिवम त्यागी। लेकिन अभी आपने बात करा कि क्या, मैं और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं कि वोटर्स के मन में अगर ये जो स्थिति है, एग्जिट पोल को भी हम सच मान ले, तो निराशा थी, और इस नतीजे के एग्जिट पोल देखने के बाद फिर निराशा है। निराशा वर्सेस निराशा है, आशा नहीं है। शिवम, देखिए, कांग्रेस में निराशा है, ये बात जायज है, इसको बिल्कुल हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ऐसे एग्जिट पोल देखने के बाद खैर किसके पास आशा रहेगी? बहरहाल देश में आशा है। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप मीडिया हाउसेज उठा लीजिए, आप कहीं भी दिखा लीजिए, शेयर मार्केट उठा लीजिए, हर जगह आशा है। वो आशा की किरण 2019 से 24 तक लीड करने वाली है, जाहिर बात है, एक चीज। और दूसरा, एग्जिट पोल्स को कहते कहते मेरे मित्र ने ईवीएम तक भी थोड़ा सा वो हाथ पहुंचा दिया कि अगर वो जादुई बटन नहीं हुआ। जनाब 2014 में आप ही की सरकार गई थी, तब भी इसी ईवीएम पर वोटिंग हुआ था, 3 राज्य अभी हम हारे, तब भी आप ही के ऊपर वोटिंग हुआ था। लेकिन ऐसे नहीं, मतलब आप ये सेलेक्टिव नहीं हो सकते कि कहीं हारे तो ठीक है। वही मैंने कहा ना, वो वाला स्कूली बच्चा बन जाइए कि अगर एग्जाम में फेल हो गए तो ठीक है जी, मेरी गलती है, अगली बार दोबारा मेहनत करेंगे। हम भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, 3 राज्यों के बाद हमने नहीं कहा कि आपने बटन में कोई फॉर्म लगा दिया था,
देखिए हम वो जनाब, स्कूली ये बच्चे हैं बिल्कुल जो सीधी ईमानदारी से पेपर दे के आते हैं, अरे, नकल ईमानदारी करके से नहीं कहाँ पेपर दे के आके आपने तो या कह फर्रे दिया चला तुरंत करके। कि भाई वो ईवीएम कॉन्फिडेंट तो वो जो नकल करके और फर्रे चला करके दे के आ गया, वो तो कॉन्फिडेंट होगा ही होगा। तो हम 3 राज्य थोड़ी ना हारते, हम तो वो भी जीतते, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस को भी ये एक एस्केप गोट है कि जब कुछ ना बचे सिर्फ और सिर्फ अपने आप कहीं ना कहीं चोट चलिए अनिल मिश्रा जी के पास आएंगे। आपकी बात मैं सुन रहा था, एक बात आपने सबसे पहले कही थी कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल्स हैं ये आकलन है। दूसरी एक लाइन आपने कही थी कि विपक्ष कहीं ना कहीं आश्वस्त था कि ऐसे नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजे जो एग्जिट पोल में आए हैं तो वो उलट हैं। लेकिन आपने अपनी बात का खंडन कर लिया कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी अब सहम सा गया है कि हां आंकड़े ऐसे आ सकते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये बदल नहीं लिया। देखिए, सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हाँ। मैं कहता हूं 1 हो 2 हो 3 हो, लेकिन जहां 8-8 10-10 अगर एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसी या न्यूज चैनल्स कर रहे हैं और सबका जो एक रुख है, सबका एक जो झुकाव है, अगर एक तरफ देखने को मिल रहा है तो इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होती है। देखिए, एग्जिट पोल से हमेशा डायरेक्शन मिलता है, सिचुएशन और पोजीशन नहीं मिलती है। यही मैं समझाना चाह रहा था, इसीलिए मैं उस वक्त ईवीएम पर, एग्जिट पोल पर बोलना चाह रहा था क्या है। तो एक तो झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं तो ये क्लियर हो गया कि एक लाइन जो भाजपा की अपनी थी या मोदी जी की थी, आएगा तो मोदी ही, तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। अब वो कैसे आएगा? 272 से 2 4 10 15 सीट पीछे रहेगा तो जोड़ तोड़ करके आएगा, या जो उनका अपना दावा है कि 300 प्लस वो आएगा। तो ये तो देखिए लगभग क्लियर सा एक झुकाव, एक रुझान अभी मिल रहा है। लेकिन हम इसलिए एग्जिट पोल पे, जो आपको लगा कि शायद मैं दोनों तरफ बोल रहा हूं, कि अभी तक का जो अनुभव रहा है, जो पिछले 15-20 सालों में खासकर जितने भी एग्जिट पोल आए, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हावी हुआ है, तो उसमें अगर आप देखें तो 75% एग्जिट पोल्स हमेशा फेल ही रहे हैं। ये मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं। एक इलेक्शन का मैं आपको रिजल्ट बता सकता हूं। यहां तक कि अगर अभी 4 महीने पहले आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तो पूरे देश का चुनाव था, बहुत बड़ा भौगोलिक स्थिति, बहुत बड़ी जनसंख्या जो विभिन्नता में है। आप देखें छत्तीसगढ़ जैसे एक छोटे से स्टेट में यही सारे चैनल, इतने लिमिटेड लोग जाके पूरी जान लगा के एग्जिट पोल किए थे। मिश्रा जी, एक सवाल आपसे यह है, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, लगातार लंबे समय से आप भारत की राजनीति को समझते आए हैं और विश्लेषण करते आए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हम जो सीटें, यहां तक जिस तरीके से सुदर्शन का आंकलन है 58 सीटें हम अभी तक सोच रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति जो बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आपका आंकलन है, क्या आप मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका आकलन है, और आपके साथ साथ अगर आज तक का जो वो आकलन है वो 68 तक जा रहा है, कुछ 38 और 40 दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर आप एक देखें, एक और महत्वपूर्ण एजेंसी है और चैनल है जिसने इसको 20 से 22 पर ला के रखा है, एक ने तो 10 पर रखा है। तो मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, हम आप एक पर्टिकुलर एक सिंगल व्यक्ति हैं, चीजों को देख समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। जब एजेंसी के इतने वर्कर्स उतर कर अगर आकलन कर रहे हैं और तरह तरह के एजेंसी, अलग अलग एजेंसी के तरह तरह के आकलन में इतना डिफरेंस आ रहा है। देखिए, 2 4 5 10 सीट का डिफरेंस तो समझ में आता है, लेकिन 10 या हम कहते हैं 20 को मान के 20 और 68 का गैप देखें, टोटल 80 सीट है, तो यहां पर आकर एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है। राजनीतिक स्थिति तौर पर देखा जाए तो मैं बिल्कुल साफ स्थिति में आप बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से गठबंधन बना वहां एसपी, बीएसपी और आरएलडी का, और मैं फिर वही बात ले आऊंगा कि अगर जिस ढंग से आज तक चुनाव होते रहे हैं, वोटिंग होती रही है और रिजल्ट आता रहा है, अगर वही परंपरा इस बार भी वोटर्स ने अप्लाई किया है, बहुत खोलकर बोलता हूं, जाति, धर्म और क्षेत्र को लेकर चले हैं, तो निश्चित रूप से फिर ये सारे एग्जिट पोल बदल जाएंगे। लेकिन अगर मोदी जी का जादू, या मोदी जी ने जो एक मैं जो स्टार्टिंग में कहा था कि वो जो बेनिफिशियरी कास्ट है, मोदी जी की योजनाओं के द्वारा जो लाभार्थी है, अगर वो जाति और धर्म से ऊपर उठ गए हैं और उन्होंने हमारे पास समय की थोड़ी सी बाध्यता है, हम चलेंगे अनुज यात्रे जी के पास। अनुज जी, जिस तरीके से हमने अपनी बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो देश की राजधानी दिल्ली है, यहां तक पहुंचने का रास्ता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से होकर आता है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपके संगठन की बात की जाए तो बहुत लचर और बहुत कमजोर नजर आता है। अगर आपके जो राहुल गांधी जी की बात करते हैं या जो भी आपकी पारंपरिक सीटें हैं उनको छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपका संगठन कमजोर नजर आया, और जो कहा जाता है कि जिसने यूपी जीता उसने देश जीता। ये निश्चित तौर पे आपका कहना ये ठीक है
कि कहीं दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही अधिकतर होके जाता है, और इस बार भी 2019 में निश्चित तौर पर से उत्तर प्रदेश से ही होके जाएगा। और मैं आपको इतना बता दूं, ये आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हमारी सीटों की संख्या बल के हिसाब से निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में कमजोरी देखी जा सकती है, लेकिन संगठन के हिसाब से कोई हमें कमजोर कहे वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा संगठन वहां बहुत मजबूत है, एक एक बूथ स्तर पर, एक एक ब्लॉक स्तर पर, एक एक विधानसभा स्तर पर और एक एक पार्लियामेंट्री स्तर पर, हमारा जिले स्तर पर बहुत मजबूत संगठन है। संगठन आज भी कांग्रेस पार्टी की जान है। वो अलग बात है कि पीछे चुनाव में हमें वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाया, हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, मुझे उसको स्वीकार करने में कोई क्या वजह रही होंगी सर? देखिए, कहीं ना कहीं झूठ और जातिवाद, ये दो चीजें ऐसी चल रही हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि झूठ बोल करके कुछ राजनीतिक दल वोट ले रहे हैं और उसमें कामयाब हो पा रहे हैं। जातिवादी आप किसको बता रहे हैं? जातिवाद की राजनीति भी बहुत ज्यादा हावी है। कांग्रेस पार्टी, हमारी जो कमजोरी ये रही कि हमारे नेता झूठ नहीं बोलते, हम जो बोलते हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो नहीं, जातिवाद का सेहरा किसको देना चाह रहे हैं? और जातिवाद पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका बड़ा श्रेय देना चाहूंगा, और जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने भी उनको तो दोस्त बनाया था आपने विधानसभा चुनाव में। देखिए, दोस्त बनाया था, लेकिन तब हमने निश्चित तब जातिवादिता नजर नहीं आई। नहीं, उससे पहले रहा होगा उनका। अच्छा, बिल्कुल, मैं उस बात को नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हम अपने हिसाब से चलते हैं। एक आपकी अगर मैं कमजोरी बताना चाहूं, हम जातिवाद के आधार पर ना चुनाव लड़ते हैं। आपने जब अपना कैंपेन शुरू किया था पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था, लेकिन जैसे ही आप दोस्त बने, यूपी को ये साथ पसंद है, तो वो 5 साल आपने कम कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं यही कमजोरियां लोगों को मुझे लगता है पसंद नहीं आएंगी। शिवम त्यागी से देखिए, प्रश्न पूछा है, मुझसे उत्तर आपने लाइन बोली, उत्तर भी 1 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें। आधा मिनट में मैं खत्म करता हूं। देखिए, राजनीति में प्रयोग और संभावनाओं का हमेशा जो है बना रहता है दौर, उसको आपको लेकर के चलना पड़ेगा कि संभावनाओं का भी अटकलें लगनी पड़ेगी और आपको प्रयोगात्मक में होना पड़ेगा, जनहित में लेना पड़ेगा। एक प्रयोग किया गया था हमारे नेतृत्व की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव जी का जो काम रहा है 5 सालों में, निश्चित तौर पे वो उस समय का उनका उन परिस्थितियों में, हालांकि उनको पूरी तरह से काम नहीं करने दिया गया। सबने देखा कि कैसे उनकी सरकार के समय 4-4, 5-5 पैरेलल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन फिर भी एक अखिलेश जी में एक उम्मीद की झलक हमको दिखाई दी गई थी कि हम प्रयोग करते हैं इनके साथ कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो। वो अलग बात है कि जनता ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, हमारा उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया, हमारा वोट उनको ट्रांसफर नहीं हो पाया, उनका वोट हमको ट्रांसफर नहीं हुआ। तो वो हमारा जो एक कॉम्बिनेशन था, जो हमारा प्रयोग था, वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन प्रयोग की संभावनाएं हमेशा रहे। चलिए शिवम त्यागी, अनुज जी ने मेरी बात को जो मैं कहना चाहता था उसको बिल्कुल आसान कर दिया। यही प्रयोगात्मक जो पॉलिटिक्स थी 2017 में सुपर फ्लॉप रही। यूपी को ये 7 पसंद है, युवा जोश, नई सोच, वो सब धरा का धरा रह गया। सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने भी देखा। इसी के साथ फिर जब वो नहीं चल पाया, उसमें वोट कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो ये दूसरा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात की, ये गठबंधन भी बिल्कुल उसी तरह से गएगा। कास्ट कॉम्बिनेशन आप लड़ते रहिए, आप कास्ट कॉम्बिनेशन में फंसे रहिए। हमने उस कास्ट कॉम्बिनेशन को 2014 में भी तोड़ा था, 2019 में भी तोड़ देंगे। बात विकास की है, बात प्रदेश और देश को आगे लेके जाने की है, बात आंतरिक सुरक्षा की है, बात अपनी सांस्कृतिक वैल्यूज को इस दुनिया में पहुंचाने की है, बात कुंभ को इतने अच्छे से मनाने की है। और बात यह है कि 23 तारीख बहुत ज़्यादा दूर खैर नहीं है। आप इन आंकड़ों को शायद नकार सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है नकारने का, लेकिन रुझान और देश की जनता ने यह साफ दिखा दिया है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था, आएगा तो मोदी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट शेष है और हम सीधे चलेंगे। हमारे साथ अनिल मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, जिस तरीके से लगातार अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हम पूरे देश के संदर्भ की अब बात करते हैं, क्या आप मानते हैं कि जो गठबंधन की राजनीति होती है, जो कई दल एकजुट होकर सरकार बनाते हैं, और जिस तरीके से अनुज जी लगातार दावा कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत से नहीं आ रहा है, अगर ऐसा होता है तो देश हित में कितना सहायक होगा? और क्या अब आपको लगता है, जिस तरीके से आप कई विधानसभा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं लगातार गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकारें आ रही हैं, और आपने 2014 का लोकसभा का चुनाव देखा, पूर्ण बहुमत की जनता किसी ऐसे को लाचार व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक कमेंट आपका चाहूंगा 30 सेकंड में। नहीं, देखिए, आप गठबंधन सरकार के बारे में जानना चाह रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप, मैं चाहता हूं कि गठबंधन कितना सहायक हो सकता है देश के ये कहना कि गठबंधन की सरकार सक्सेस नहीं होती और अच्छी नहीं होती, तो इस पे मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि 91 के बाद से हमारे देश की राजनीति गठबंधन पर ही चली है। आज भी अगर आप देखें, निश्चित रूप से 2014 में मोदी जी की और या भाजपा की बहुमत से ज्यादा सीटें थी, लेकिन सरकार गठबंधन की थी। इसके पहले भी अगर आप अटल जी की सरकार देखें तो गठबंधन की थी। आप 91 में चले जाएं
यहाँ जब भारत बिल्कुल धरातल पे चला गया था हर स्थिति में, चलिए। तो भी गठबंधन तो की कहीं ना सरकार कहीं थी। आपको बता दें, गठबंधन की सरकार ऐसा नहीं है कि लाभप्रद नहीं हो सकती, ऐसा अनिल मिश्रा जी कह रहे हैं, लेकिन देश जो स्वीकार कर रहा है वो पूर्ण बहुमत की सरकार लगातार देख रहा है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, और चाहे 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप सभी का आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।